तो पीएन जंक्शन डायोड के वाइड वैरायटी एप्लीकेशन है, उसमें से कुछ एप्लीकेशन हम यहाँ पर ले रहे हैं। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज एज रेक्टिफायर। तो इसका जो यूज़ होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि एसी जनरेट करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, सॉरी एसी को एक तरीके से स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए हम ट्रांसफार्मर्स का यूज़ करते हैं। और ये प्राइमरी कॉइल है और यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल है। तो ये सेकेंडरी कॉइल पे जो आपको एक तरीके से यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रहा है वो वोल्टेज एक साइनसॉइडल वोल्टेज होता है जो कि इस तरीके से यहाँ पर वेरी कर रहा होता है। तो साइनसॉइडल वोल्टेज है। अब आप देखिए यहाँ पर कि अब क्योंकि साइनसॉइडल वोल्टेज है तो कभी क्या होगा, एक साइकिल में ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो अगले साइकिल में यही टर्मिनल माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे चलता रहेगा क्योंकि साइन चेंज होता रहता है। तो जब ये प्लस रहेगा तो अब ये टर्मिनल प्लस से जब कनेक्टेड होगा तो फिर क्या हो जाएगा कि ये फॉरवर्ड बायस होगा और ये करंट फ्लो करवा पाएगा। लेकिन जब ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा तो फिर ये रिवर्स बायस हो जाएगा, और रिवर्स बायस होगा तो कोई करंट इससे फ्लो नहीं होगा और हमको कोई वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो आउटपुट हमें किस पे मिल रहा है, यहाँ पर इस लोड रेजिस्टेंस से मिल रहा है। तो लोड रेजिस्टेंस से जब करंट फ्लो होगा तब वोल्टेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो आप देख लो यहाँ पर जब पॉजिटिव है यानी कि जब ये फॉरवर्ड बायस है तो उस केस में यहाँ पर ये हमें वोल्टेज मिल रहा है इस आरएल के अक्रॉस, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। लेकिन जब ये नेगेटिव यानी कि रिवर्स बायस्ड है तो उस केस में कोई करंट फ्लो ना होने की वजह से कोई हमें यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर आधे समय यहाँ पर ये काम कर रहा है और आधे साइकिल में काम नहीं कर रहा है यहाँ पर ये, इसीलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। आधे वेव को इसने रेक्टिफाई कर दिया लेकिन आधे वेव को गायब भी कर दिया यहाँ पर, तो दैट इज़ नोन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये प्रैक्टिकल यूज़ के हिसाब से नहीं है क्योंकि आधे समय हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है यहाँ पर इसमें। तो यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या करते हैं, तो 2 डायोड्स आर यूज्ड, ईच डायोड इज़ ऑपरेशनल फॉर हाफ ऑफ द साइकिल। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, एक ही डायोड था और वो आधे साइकिल तक काम कर रहा था, आधे साइकिल में काम नहीं कर रहा था, ऑपरेशनल नहीं था, तो हमें हाफ वेव मिल पा रही थी। अब हमें पूरी फुल वेव चाहिए तो उसके लिए हम 2 डायोड्स यूज़ करते हैं और एक अरेंजमेंट यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं सेंटर टैप अरेंजमेंट। इसको हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे इसका डायग्राम। तो यहाँ पर यही प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल यहाँ पे, और सेंटर टैप का मतलब है कि कहीं बीच से यहाँ पर ये कनेक्शन किया गया इस लोड रेजिस्टेंस का कुछ इस तरीके से जहाँ पर हम आउटपुट ले रहे हैं, और यहाँ पे 2 डायोड्स कनेक्टेड है। या फिर इसी डायग्राम को आप थोड़ा सा सिंपल इस तरीके से बना सकते हो, वही बात होगी क्योंकि इस पॉइंट से यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये जो आरएल है, आरएल का एक पॉइंट जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है यहाँ पर, और आरएल का जो दूसरा है वो इस पॉइंट के साथ यहाँ पर कनेक्टेड है। तो आप सीधे सीधे इसको सिंपल डायग्राम में ऐसे बना करके भी दिखा सकते हो। अब यहाँ पर होगा ये कि अगेन वही बात है यहाँ पे कि एक साइकिल में से ये प्लस और ये माइनस है, तो अगले साइकिल में यहाँ पर ये माइनस और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। अब आप ये गौर कीजिए कि जब ये प्लस होगा तो ये D1 जो है, क्योंकि यहाँ पर ये इसका P है और यहाँ पर ये N है, तो ये क्या होगा कि ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये नेगेटिव है यहाँ पर, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा D2। तो D1 जब फॉरवर्ड बायस होगा तो D2 रिवर्स बायस्ड होगा, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और D1 में से जो करंट फ्लो होगी वो किस तरीके से जा रही होगी, तो D1 में से जो करंट फ्लो हो रही होगी वो ऐसे जा रही होगी और फिर इस RL में से ऐसे जा रही होगी, ठीक है। इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इट इज़ गोइंग लाइक दिस, इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा होगा। फिर अगले साइकिल में जब ये प्लस और ये माइनस है तो ये रिवर्स बायस्ड है और ये फॉरवर्ड बायस है। जो करंट फ्लो हो रही होगी वो इससे होकर कैसे फ्लो हो रही होगी यहाँ पर, और ये ऐसे जा रही होगी RL में। तो RL में जो करंट का डायरेक्शन है, चाहे ये फॉरवर्ड बायस हो चाहे ये फॉरवर्ड बायस हो, हमेशा इसी डायरेक्शन में टुवर्ड्स लेफ्ट यहाँ पर इसमें करंट का डायरेक्शन रहने वाला है। तो अगर इसमें करंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट रहने वाला है तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी हमेशा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलेगा हमको यहाँ पर इसमें। तो इसमें यानी कि करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा RL में, और उसके साथ साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस है फिर उसका भी पोलरिटी चेंज नहीं होगा, ये प्लस और ये माइनस हमेशा रहेगा इस RL में यहाँ पर इसमें। तो ग्राफ यहाँ पर इस तरीके के बनाए गए हैं जिसको वेव फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि वेव्स के फॉर्म में दिखा रहे हैं यहाँ पर इसको हम। तो जैसे तो A पर कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी A नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, यहाँ पे रिवर्स बायस हो जाएगा। फिर B उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये फॉरवर्ड बायस है उस टाइम पे रिवर्स बायस रहेगा। तो जब आप RL पे वेव फॉर्म लोगे, आउटपुट वेव फॉर्म, तो जब ये पॉजिटिव है तो इसके वजह से वेव फॉर्म आएगी D1 की वजह से, जब ये पॉजिटिव है तो अब इसके वजह से वेव फॉर्म आएगी D2 D2, और इसको हमेशा ऊपर ही दिखाया गया, यानी कि एक ही सेंस में दिखाया गया, क्योंकि हमने देखा है कि करंट एक ही सेंस में यहाँ पर फ्लो होता है, एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर फ्लो होता है। तो हमें अब यहाँ पर फुल वेव यहाँ पर मिल रही है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जाती है कि ये वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, कभी मैक्सिमम मिनिमम इस तरीके से 0 हो जा रहा है। भले डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा अब यहाँ पर, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज ये चेंज हो रहा है। इसके लिए भी हम एक अरेंजमेंट करते हैं,
वो अरेंजमेंट यहाँ पर ये है कि जो भी ये AC इनपुट है उसको हमने रेक्टिफायर से होके गुजारा, फिर रेक्टिफायर से हमें यहाँ पर फुल उस तरीके का वेव मिल गया, फुल वेव रेक्टिफायर हमने यहाँ पर लगा दिया। अब वहाँ से फुल वेव रेक्टिफायर से जो हमें आउटपुट मिल रहा है तो हमने क्या कर दिया कि उसको एक यहाँ पर ये कैपेसिटर वगैरह इस सर्किट में यूज़ कर लिया। अब जो कैपेसिटर हमने यहाँ पर सर्किट में यूज़ किया है उसका हम यहाँ पर कैपेसिटेंस क्या कर देते हैं, लार्ज कैपेसिटेंस कर लेते हैं, जिससे कि सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट है वो टाइम कांस्टेंट बढ़ जाए। टाइम कांस्टेंट अगर कम होता है तो चेंजेस जल्दी जल्दी होंगे, टाइम कांस्टेंट अगर ज़्यादा होता है तो चेंजेस थोड़े स्लो होंगे। तो क्या होता है कि आपका जो यहाँ पर ये अब यहाँ जो वोल्टेज आएगा वही वोल्टेज RL पे भी आएगा यहाँ पर इसमें। तो स्टार्टिंग में तो जैसे मान लीजिए चार्ज हो गया, तो जब ये चार्ज हो गया तो चार्ज हो जाने के बाद में अब यहाँ पर ये जल्दी से डिस्चार्ज नहीं होता है क्योंकि इसका टाइम कांस्टेंट बड़ा होता है, इसको ज़्यादा टाइम चाहिए डिस्चार्ज होने के लिए। तो जितने टाइम में यहाँ पे ये कुछ डिस्चार्ज होगा, मान लीजिए हल्का से यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ, उतने टाइम में वापस से वोल्टेज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, लेकिन लगातार यहाँ पर एक ऑलमोस्ट कांस्टेंट आपको वोल्टेज मिलता रहेगा। तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट वोल्टेज के लिए सर्किट में कैपेसिटर वगैरह का हम यहाँ पर इसमें यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जीनर डायोड। जीनर डायोड बेसिकली जो ब्रेकडाउन वोल्टेज IV कैरेक्टरिस्टिक में आता है डायोड के, उस वोल्टेज के आसपास काम करता है। तो व्हेन डायोड इज ऑपरेटेड इन ब्रेकडाउन रीजन, ब्रेकडाउन रीजन में क्या होता है कि जो करंट है वो सडनली बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वोल्टेज फिर वहाँ पे जाके कांस्टेंट हो जाता है। तो इट इज़ कॉल्ड जीनर डायोड और एवलांच डायोड। ब्रेकडाउन कैन अकर बाय टू पॉसिबल मैकेनिज्म्स, जीनर ब्रेकडाउन एंड एवलांचे ब्रेकडाउन। तो जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्योंकि रीजन बहुत छोटा सा ही होता है वो डिप्लीशन रीजन वाला, और हाईली डॉप्ड करके रखते हैं इसको, तो डॉपिंग हाईली रहती है तो जो विड्थ होती है वो कम हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा हो जाता है। और ऊपर से आप रिवर्स में कनेक्ट कर रहे हो तो जो बीच का वोल्टेज है वो भी बढ़ जाएगा। डिप्लीशन रीजन में जो वोल्टेज है पोटेंशियल बैरियर की हाइट बढ़ जाएगी, तो पोटेंशियल बैरियर की हाइट बढ़ गई और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक तरह, और जो विड्थ है वो भी कम हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया होगा। तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है उस छोटे से रीजन में। तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं होस्ट एटम्स वगैरह के, वो ब्रेक कर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं, और इसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो एक यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर एवलांचे ब्रेकडाउन की, उसमें ये होता है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को प्रमोट करता है, एक्वायर हाई वेलोसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने की वजह से हाई वेलोसिटी जनरेट हो जाती है ड्यू टू रिवर्स बायस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस कैरियर्स कोलाइड विद ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड इज ब्रोकन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल मूव टू कंडक्शन बैंड। तो क्योंकि हाई काइनेटिक साथ में आते हैं, तो वो जब जंक्शन को क्रॉस करके आगे पहुंचते हैं तो जो ये बॉन्ड्स हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको वो एनर्जी अपनी प्रोवाइड कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को लेकर कंडक्शन बैंड में पहुंचने शुरू हो जाते हैं। तो इसके वजह से भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर बहुत सारे जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं और सडनली करंट बढ़ जाता है। जीनर डायोड इज फैब्रिकेटेड बाय हैवीली डॉपिंग बोथ पी एंड एन साइड्स। ड्यू टू हैवी डॉपिंग विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इज नाउ नैरोअर, इट इज़ यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो जीनर डायोड का जो यूज़ होता है, यानी ऐसा डायोड जिसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज के रीजन में एक तरीके से उसको यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये वोल्टेज रेगुलेटर में काम में आता है। जीनर डायोड का सर्किट में सिंबल होता है, वो डायोड में कुछ एक जेड बना देते हैं यहाँ पर। तो दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ जीनर डायोड। ऑपरेट करते हैं इसको इस ब्रेकडाउन रीजन के अंदर जहाँ पे करंट सडनली राइज कर जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ अनरेगुलेटेड वोल्टेज है और ये जीनर डायोड लगा दिया गया है, और ये जो लोड रेजिस्टेंस है, इस लोड रेजिस्टेंस पे आपको एक रेगुलेटेड वोल्टेज मिल जाता है। तो वोल्टेज भले आप यहाँ पर थोड़ा फ्लक्चुएट करो, लेकिन अगर ये उस ब्रेकडाउन के रीजन में अगर यहाँ पे काम कर रहा है, तो उस केस में यहाँ पर जो आपको वोल्टेज मिलेगा, इस वो वोल्टेज उतना ही मिलेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पे जितना वोल्टेज यहाँ पर उतने वोल्टेज इस लोड रेजिस्टेंस पर रहेगा। इसको समझने के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे करके देखते हैं। फिगर शोज अ DC वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, ठीक है, दिस इज अ DC वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट विद अ जीनर डायोड और ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट। तो इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है 6 वोल्ट पे यहाँ पर ही ब्रेकडाउन करता है। इफ द अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज वेरीज बिटवीन 10 वोल्ट टू 16 वोल्ट, यहाँ पर जो आप ये वोल्टेज लगा रहे हो इन दोनों टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज आप लगा रहे हो वो 10 से 16 वोल्ट के बीच में आप लगा रहे हो, आप उसको वेरी कर रहे हो। देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम जीनर करंट, यानी कि जीनर डायोड में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा।
तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो वोल्टेज है उसको मैक्सिमम वाला ले लो, 16 वोल्ट ले लो। तो सपोज़ यहाँ पे 16 वोल्ट इसके बराबर का वोल्टेज यहाँ पे लगा दिया गया, लेट्स से ये 16 वोल्ट यहाँ पे लगा दिया। अब 16 वोल्ट आपने लगा दिया तो किरचॉफ लॉ से यहाँ और यहाँ का ड्रॉप, फिर यहाँ और यहाँ का ड्रॉप मिला करके 16 होना चाहिए, ठीक है। इस पूरे लूप में घूम जाए तो 16 होना चाहिए। और जो आपका यहाँ पे जीनर, यहाँ पे ये डायोड है, इस जीनर डायोड पे जो वोल्टेज है वो वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, कितना रहेगा 6। तो इसका मतलब है कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट से वोल्टेज जो होगा वो 6 वोल्ट के बराबर रहेगा। अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, और फिर क्योंकि पैरेलल में इसके साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। तो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो आप यहाँ पर ये IL निकाल सकते हो कि इस लोड रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा। तो इस लोड रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा, तो वोल्टेज डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस, क्योंकि किलो है तो ये मिली एम्पियर बन जाएगा यहाँ पर। दिस इज़ 1.5 मिली एम्पियर। तो इसमें 1.5 मिली एम्पियर करंट जा रहा है। ये जो IS है यहाँ पर, ये कितना होगा यहाँ पर इसमें, तो 10 वोल्ट का यहाँ पर ड्रॉप आ रहा है। तो 10 वोल्ट का ड्रॉप है तो 10 डिवाइड बाय दिस 2, तो इससे 5 मिली एम्पियर आ जाएगा। तो बैटरी से 5 मिली एम्पियर करंट आ रहा था, यहाँ तक 5 मिली एम्पियर आया, इधर 1.5 चला गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना करंट जा रहा होगा 3.5 मिली एम्पियर। तो आपको बस यहाँ पे वोल्टेज पे कांस्टेंट रखना था, भले आप यहाँ पे वोल्टेज चेंज कर रहे हो लेकिन यहाँ का वोल्टेज आपको कांस्टेंट रखना था। तो उससे यहाँ पर ये 3.5 मिली एम्पियर ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ले रहे हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ऑप्टो, ऑप्टिक्स आ रहा है यहाँ पर, और इलेक्ट्रिक। तो इन दिस डिवाइसेस एनर्जी टू जनरेट चार्ज कैरियर, क्योंकि चार्ज कैरियर हमें जनरेट करने पड़ते हैं यहाँ पर इन सेमीकंडक्टर्स से करंट वगैरह फ्लो करवाने के लिए। तो चार्ज कैरियर इज गिवन, डिवाइसेस एनर्जी टू जनरेट चार्ज कैरियर इज गिवन बाय फोटोन्स। तो फोटोन्स का यूज़ करके, जैसे यहाँ पे लाइट आ रही है, इस लाइट का यूज़ करके हम यहाँ पर चार्ज कैरियर्स जनरेट करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं फोटो डायोड्स, लाइट एमिटिंग डायोड्स पॉपुलरली नोन एज LEDs, सोलर सेल एटसेट्रा। फोटो डायोड की बात सबसे पहले करते हैं यहाँ पर इसमें। तो इट इज़ यूज टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल्स। ऑप्टिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल का मतलब है लाइट सिग्नल्स एक तरीके से हो गए। इट इज़ ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस मोड, जैसे यहाँ पर ये है यहाँ पर इसमें, और इसमें आपने P को नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है, तो इट इज़ इन रिवर्स बायस मोड। अभी हम देखेंगे कि रिवर्स बायस मोड में क्यों ऑपरेट करते हैं इसको। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन डायोड सच दैट, दिस डायोड, यहाँ पे लाइट फॉल कर रही है और इसके जो एनर्जी है फोटोन्स की वो एस न्यू के इक्वल है। तो ऑब्वियस है कि ये जो एनर्जी होनी चाहिए वो जो बैंड गैप है EG जो है EG से बड़ा होना चाहिए। तो एस न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन EG, जिससे कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पर जनरेट हो पाए। तो और इसको जो बीच में डिप्लीशन रीजन है वहीं पे लाइट को गिराया जाता है, जिससे कि इस रीजन में ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो। तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अब हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहाँ पर डिप्लीशन रीजन में, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड N से P की तरफ होता है। तो वो N से P की तरफ होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, होल को तो P के साइड भेज देगा और जो इलेक्ट्रॉन है उसको वो N साइड में भेज देगा। तो इसका मतलब ड्रिफ्ट करंट जैसा करंट वो प्रमोट करेगा यहाँ पर। तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द N साइड एंड होल टुवर्ड्स द P साइड। चेंज इन करंट इज रिकॉर्डेड। कुछ करंट तो इससे पहले से यहाँ फ्लो कर रहा था, आपने लाइट गिराई तो उससे करंट में एक चेंज यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। डिवाइस इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस मोड एज फ्रैक्शनल। अब ये काम आप फॉरवर्ड बायस में भी कर सकते थे, लाइट गिरा सकते थे यहाँ से और उसको फिर ये रिकॉर्ड कर सकता था कि करंट में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अब रिवर्स में क्यों इसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो इट इज़ यूज्ड इन रिवर्स बायस्ड मोड एज फ्रैक्शनल चेंज इन करंट। फ्रैक्शनल चेंज इन करंट का मतलब है कि जितना करंट पहले है और कितना चेंज हुआ उसका रेशियो। फ्रैक्शनल चेंज इन करंट इन रिवर्स बायस मोड इज मोर एज कंपेयर्ड विद फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि एक तो करंट मिली एम्पेयर रेंज में होता है और ऊपर से आप एक तरीके से ड्रिफ्ट करंट ही जनरेट कर रहे हो। यहाँ से जो लाइट आ रही है उसे जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पर जनरेट हो रहा है तो वो माइनॉरिटी की तरफ मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट करंट को ही बढ़ा रहा है वो। तो ड्रिफ्ट करंट कहाँ, तो माइक्रो एम्पेयर रेंज में होता है, और अगर आपने फॉरवर्ड बायस ऑलरेडी कर रखा है तो मिली एम्पेयर रेंज का करंट आपको ऑलरेडी मिल रहा होगा। तो मिली एम्पेयर रेंज का करंट आपको ऑलरेडी मिल रहा है, उसमें अगर आप चेंज हुआ तो वो चेंज दिख नहीं पाएगा, वो चेंज उस मिली एम्पेयर के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाएगा। तो जिस फ्रैक्शनल चेंज की हम बात कर रहे हैं, नीचे तो मिली एम्पेयर आएगा, ऊपर माइक्रो एम्पेयर आएगा, तो फिर ज़्यादा फ्रैक्शनल चेंज नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हमने रिवर्स बायस में किया हुआ है तो थोड़ा सा भी चेंज अगर करंट में होगा तो
वो चेंज हमें दिखाई देगा, ठीक है, चेंज हम इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए इसको रिवर्स बायस मोड में कनेक्ट करते हैं। और आप देख सकते हो इसके जो IV कैरेक्टरिस्टिक है वो रिवर्स बायस मोड में ड्रॉ की गई यहाँ पर। और लाइट की इंटेंसिटी डिफरेंट अगर हम रखते हैं तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर जो है करंट हमें देखने को यहाँ पर मिलेंगे। जैसे I4 यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी के लाइट है, तो I4 में जो करंट मिल रहा है वो करंट या चेंज इन करंट सबसे ज़्यादा मिलेगा हमको। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं लाइट एमिटिंग डायोड LEDs, जिसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में। तो इट इज़ हैविली डोप्ड PN जंक्शन डायोड ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस। तो हैविली डोप्ड होता है और फॉरवर्ड बायस में यूज़ किया जाता है इसका। ड्यू टू फॉरवर्ड बायस एंड हैवी डोपिंग लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स क्रॉस द जंक्शन। तो अब ऑब्वियस है कि फॉरवर्ड बायस आप कर रहे हो तो मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स हैं उनके मोशन को एक तरीके से प्रमोट करेगा, डिफ्यूज़न को प्रमोट करेगा, और हैविली डोप्ड है इसलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भी ज़्यादा होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है ऑब्वियस है कि डिफ्यूजन में क्या होता है, N से P की तरफ जाते हैं और होल्स P से N की तरफ जाते हैं। नाउ दिस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कंबाइन विद माइनॉरिटी कैरियर्स नियर द जंक्शन। तो जंक्शन के आसपास जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं जो कि मूव नहीं कर पा रहे होते हैं अब यहाँ पे फॉरवर्ड बायस हो जाने की वजह से, तो इन माइनॉरिटी कैरियर्स के साथ में वो कंबाइन हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज हो जाती है। और ये सारा काम जंक्शन के आसपास उस डिप्लीशन लेयर के आसपास ही होता है। तो एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, क्योंकि अब वो दोनों कंबाइन हो गए हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो बना हुआ था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और वापस से कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो वापस बॉन्ड बना तो एनर्जी रिलीज होगी, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द बैंड गैप। जो बैंड गैप होता है ईजी उसके बराबर होती है। इफ़ दिस एनर्जी इज़ इन द रेंज ऑफ विजिबल लाइट, जो अब ये जो एनर्जी है वो अगर वो विजुअल रेंज की एनर्जी होगी, देन कलर कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट वेवलेंथ कैन बी सीन। लेकिन सिलिकॉन जर्मेनियम, इन सिलिकॉन जर्मेनियम दिस रिलीज्ड एनर्जी इज मोस्टली कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। तो उसमें कोई लाइट वगैरह जनरेट नहीं हो पाती, लाइट नहीं एमिट होती है। इसके लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है गैलियम आर्सेनाइड वगैरह का यूज़ करना पड़ता है। तो इन गैलियम आर्सेनाइड एनर्जी इज एमिटेड एज फोटोन। जो कमर्शियली डिजाइंड LEDs होते हैं, तो कमर्शियली डिजाइंड LED फॉर विजिबल रीजन इज कॉमनली बेस्ड ऑन गैलियम डोप्ड सुटेबली विद आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस एटम्स। तो गैलियम, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, तो इनसे मिला करके कमर्शियली जो LEDs हम देखते हैं जो विजिबल रीजन में लाइट एमिट करते हैं वो बनाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पर ले रहे हैं सोलर सेल। तो सोलर सेल का यहाँ पर एक सिंपलिस्टिक डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें यहाँ पर ये जो PN जंक्शन डायोड उसका ये N साइड है और यहाँ पर ये इसका P साइड है। यहाँ पे N साइड के साथ भी एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट, कुछ ग्रिड टाइप का मेटेलिक कॉन्टैक्ट है, और यहाँ पर जो बैक साइड है P साइड की उसमें भी यहाँ पर एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट है। और इसका ये फ्रंट व्यू यहाँ से अगर सामने से देखा जाए तो सामने से देखने पे कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये फ्रंट व्यू यहाँ पर इसमें दिखाया गया है। अब इसके बाद में जो प्रोसेस यहाँ पे होती है वो प्रोसेस को हम 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ जनरेशन ऑफ व्हाट, तो लाइट आती है उससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन ड्यू टू द लाइट, उसकी एनर्जी जो होनी चाहिए वो Eg से ज़्यादा होनी चाहिए, जो बैंड गैप उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब उसके बाद में अब ये सब जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पर बन गया, तो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पर बना, इलेक्ट्रॉन और होल, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने इसको यहाँ पर सेपरेट किया जाता है, क्योंकि अब ये डिप्लीशन लेयर है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में रहता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या करेगा, होल को तो इधर की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा और जो इलेक्ट्रॉन है उसको इधर की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन तो जो होते हैं वो N साइड चले जाते हैं और जो होल होते हैं वो P साइड इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन सेपरेट्स दिस इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन विल गो टू द N साइड जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया, एंड होल्स टू द P साइड में होल्स यहाँ पर चले जाते हैं। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन होल यहाँ पर हैं इनको हम कलेक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय द फ्रंट कॉन्टैक्ट। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि इधर जा रहे हैं और N जो है उनको हम फ्रंट यहाँ पर बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को फ्रंट बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को बैक बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय द फ्रंट कॉन्टैक्ट एंड होल्स आर कलेक्टेड बाय द बैक कॉन्टैक्ट। P साइड, ऑब्वियस है कि P साइड में होल्स जा रहे हैं तो P साइड बिकम्स पॉजिटिव, एंड N साइड क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो N साइड यहाँ पर नेगेटिव। तो एक पोलरिटी यहाँ पर डेवलप हो रही है, प्लस माइनस यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज नाउ जनरेटेड। जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, अगर मान लीजिए हमने कोई यहाँ पे कुछ लगा नहीं रखा है तब तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा यहाँ पर इसमें। तो अगर हमने कोई आउटर सर्किट नहीं लगा रखा है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होना है वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। और उसी को यहाँ पर इसमें दिखा रखा है कि दिस इज़ ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी कि हमने अगर कुछ लगाया नहीं है तो इतना वोल्टेज यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, इतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। अगर हम किसी लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, किसी रेजिस्टेंस को अगर कनेक्ट कर देते हैं
तो यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो इस तरीके से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो करंट का ये डायरेक्शन यहाँ पर रहेगा। तो इफ़ लोड इज़ कनेक्टेड देन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, तो करंट का यहाँ पर फ्लो होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे जैसे करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियसली कि यहाँ के चार्जेस अगर समय के साथ साथ कम होते चले जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आप देखोगे कि वो टाइम के साथ साथ यहाँ पे इसमें डिक्रीज होता चला जा रहा है, और एक टाइम यहाँ पर ऐसा आएगा कि फाइनली यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस इसमें नहीं बचा है, तो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसको हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ पर बोलेंगे।